क्यों लड़ती है दुनिया आपस में, ये बात समझ नहीं आती है। मजहब पर लड़ना न गीता न कुरान सिखाती है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहे ना भाई भाई। सेकुलर दुकानों में कम्युनल पकवान का धंधा शुरू कर रखा है। नीतीश कुमार जी देश को लीड करेंगे, नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट करेंगे। वहाँ जगह खाली नहीं है। तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एक तरफ बिहार के 2 इलाके हिंसा की आग में झुलस गए, जमकर हंगामा देखने को मिला। स्थिति ये हो गई कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात करना पड़ा। इसके बाद अब बिहार शरीफ और सासाराम में हालात कुछ सामान्य हुए हैं, लेकिन इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक कदम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जुबानी हमले शुरू कर दिए। बीजेपी मुख्यमंत्री पर फेवरेटिज्म वाली राजनीति के आरोप लगा रहे। दरअसल पटना में सीएम नीतीश कुमार एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए इस दौरान, और इफ्तार में मंच के पीछे लाल किले की तस्वीरों ने सियासी सवाल खड़े कर दिए। तो जेडीयू ने इसका जवाब दिया। जेडीयू ने कहा कि लाल किला की ये तस्वीर ये बताती है कि नीतीश कुमार विपक्षी मोर्चेबंदी के मिशन में जुटे हैं ताकि बीजेपी से मुक्ति मिले। अब बीजेपी से तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। तो आइए सबसे पहले आपको आज का अपडेट बताते हैं कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है। खबर क्या है? बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक हिंसा की आग लगी हुई है। हिंसा फैली हुई है पश्चिम बंगाल के भी बहुत सारे इलाकों में भी और बिहार में भी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और वहां पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की। बिहार में हिंसा के बीच नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी को लेकर हंगामा हुआ। इफ्तार पार्टी उन्होंने की थी लाल किले के बैकग्राउंड वाले स्टेज पर। ये इफ्तार पार्टी हुई थी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां इफ्तार पार्टी हुई थी वहां के बैकग्राउंड पर लाल किले की तस्वीर थी। इफ्तार पार्टी में पहुंचे सीएम नीतीश तो चढ़ा सियासी पारा। फिर तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों ने हंगामा शुरू कर दिया कि किस तरह से नीतीश कुमार जब बिहार जल रहा है उस वक्त इफ्तार पार्टी में बैठे हुए हैं। ममता ने बीजेपी पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। उधर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। बीजेपी ने नीतीश और ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया कि वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हालात भी सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहे हैं। पहले सागर दिघी की हार और फिर रामनवमी पर हिंसा ने अल्पसंख्यक मतों के लिहाज से पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा जा रहा है कि हिंसा के चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी फ्लॉप हो गया। टीएमसी प्रदेश में अल्पसंख्यक वोटर्स के दूर जाने के बारे में सोचकर परेशान है। तृणमूल कांग्रेस की परेशानी का कारण क्या है, ये आपको बताते हैं। टीएमसी का जनाधार खिसक रहा है। ये वोट शेयर देखेंगे टीएमसी का। 2016 में टीएमसी को 26.5% वोट मिले। फिर 2021 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 51.4% वोट मिले। लेकिन 2023 में जो उपचुनाव अभी हुआ उसमें वो वोट गिर के 34.94 यानी करीब 35%। बीजेपी का 4.4 से बढ़कर 24.3 हुआ और 2023 में 13.94। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के वोट्स ने, जिसे 2023 के चुनाव में 47.35 मिला, इससे टीएमसी परेशान हो गई। ऐसा माना जा रहा है। ममता बनर्जी को लगा कि वामपंथी और कांग्रेस मिलकर कर रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने कहा भी कि वाम और राम दोनों मेरे खिलाफ लगे हुए हैं। सियासी इलाकों में कहा जाने लगा है कि दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए मुस्लिम वोट भी जरूरी है। इसलिए फतेह 2024 में जीत का आधार मजबूत करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अब माइनॉरिटी वोट को हासिल करने के लिए खास प्लान बना रही हैं। देश में कितनी मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटें हैं उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 65 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटें जो ज़्यादा जिन पर डोमिनेंस है, जिस पर असर डाले जाते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में 13 सीटें बताई जाती है। 13 सीट यानी 26 सीटें। जम्मू कश्मीर में 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। बिहार में 4 सीटें हैं। केरल और असम में 6 सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में ऐसी सीटें 3 हैं।
तेलंगाना और हरियाणा में 2-2 सीटों पर मुस्लिम आबादी ऐसी है जिससे उनके चुनाव नतीजों पर असर पड़ सकता है, ऐसा माना जाता है। महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में एक सीट है, लक्षद्वीप की तो एक ही सीट है और वो मुस्लिम डोमिनेंस सीट मानी जाती है। तो उन सभी सीटों पर 65 करीब मुस्लिम सीटें हैं जो लोकसभा की है, जिन पर असर पड़ता है। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय के दिलों में अपनी जगह बनाने की कवायद शुरू कर देश की मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने की रणनीति बनाई। ईद के बाद बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस अभियान का आगाज करे। इसके लिए पार्टी ने मुस्लिम इलाकों और सीटों की पहचान कर ली है जहां मोदी मित्र बनाए जाने। लोकसभा की कितनी सीटों पर बीजेपी को मुस्लिम वोटर से चुनौती मिल सकती है और 2019 लोकसभा चुनावों में चुनौती वाली सीटों में से बीजेपी कितने सीटें जीतती है, ये भी नजर डाल लेते हैं। कहां मुस्लिम वोटर हावी है। 543 सीटों में से 80 सीटों पर बीजेपी को चुनौती है, जो मुस्लिम डोमिनेंस सीटें मानी जाती हैं। उनमें से 80 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है। 20% से अधिक आबादी वाली 80 सीटें हैं। 2019 में इन 80 सीटों में से बीजेपी ने 58 सीटों पर जीत हासिल की थी, जहां पर 20% मुस्लिम वोटर है। 80 में से 22 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, वही 80 सीटें जहां पर 20%। बिहार और बंगाल में हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा और नीतीश कुमार की लाल किला की इफ्तार पार्टी पर जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। तो इंसान ही नहीं मरता बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिन्होंने कि सेकुलर दुकानों में कम्युनल पकवान का धंधा शुरू कर रखा है, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो। अफसोस की बात है कि ये तमाम लोग जो है अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा कहलाते हैं, लेकिन इनके चेहरे पे कम्युनल कलंक है और फिर भी जो है वो सेकुलर सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। तिरंगा और लाल किले का मैसेज तो बहुत साफ है कि इस मुल्क में मोहब्बत रहेगी, इस मुल्क में भाईचारा रहेगा, इस मुल्क में अमन रहेगा और वही नेता इस देश को लीड कर सकता है जो नेता मोहब्बत और भाईचारे की बात करता है। लाल किला से तो पीएम पद का नाता तो है ही, लेकिन यहाँ के लोगों ने क्यों लगाया है, हम लोगों ने इसको चैलेंज के तौर पे कबूल किया है कि नीतीश कुमार जी देश को लीड करेंगे, नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट करेंगे और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से मुक्त देश में एक सरकार देंगे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहे ना भाई भाई। सेकुलर दुकानों में कम्युनल पकवान का धंधा शुरू कर रखा है। नीतीश कुमार जी देश को लीड करेंगे, नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट करेंगे। वहाँ जगह खाली नहीं है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 2024 का बैटल किस पिच पर खेला जाएगा, अब ये धीरे धीरे साफ होने लगा है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आने लगे हैं, सभी राजनीतिक दलों में माइनॉरिटी के लिए प्रेम जगता जा रहा है। हिंदू मुसलमान की राजनीति में खाद पानी दिया जाने लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 के चुनाव में फिर होगा हिंदू मुसलमान? क्या माइनॉरिटी से दिल्ली पहुंचा जा सकता है? और क्या हिंदू कार्ड का जवाब हो सकता है मुस्लिम कार्ड? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश लखेड़ा साहब, आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव सैयद फैसल अली साहब, वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र विनोद अग्निहोत्री साहब और EMPS IG इग्नू के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर M अब्दुल समद इब्राहिम, जो विशेषज्ञ भी हैं मुस्लिम पॉलिटिक्स के और मुस्लिम समाज को समझने के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फैसल अली साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूँ, बिहार जल रहा है, बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा हुई और मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि सेक्युलर दुकानों पर कम्युनल पकवान पकाए जा रहे हैं। और फिर अमित शाह साहब ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो खाली नहीं है, आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? देखिए विजय त्रिवेदी जी, ये जो अहंकार और ये जो घमंड है कि कुर्सी पे सिर्फ उनका ही दावा है और वो उसके लिए बने हैं और वो कुर्सी उन्हीं के लिए बनी है, ये अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये जनता भी इस बात को महसूस कर रही है। एक बात ये भी याद रखिएगा कि इस अहंकार का जो सपोर्ट है वो आज भी भारत में बहुत सीमित है, 30 से 32% वोट के आसपास है।
70% के आसपास के लोग आज भी ये जो सोच और ये जो बात करते हैं इसके विरुद्ध वोट डालते हैं। हालांकि वो वोट तितर बितर होकर के वो ऐसी ताकत नहीं बन पाता है। जी। समय आ गया है कि अब उन वोट्स को एकजुट करके एक बड़ी चुनौती दी जाए। और बिहार हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है, क्रांति की धरती रही है। याद रखिएगा कि ये जब 1974 का दौर था, आप भी पत्रकार हैं, आपको पूरी अच्छी तरह से याद होगा, तो उसी बिहार से एक बूढ़ा आदमी जयप्रकाश नारायण उठा था और दिल्ली की सत्ता को हिला दिया था। कोई नहीं सोचता था कि जयप्रकाश का मूवमेंट इतना बड़ा और इतना वृहत होगा कि पूरे हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जोश, एक लहर और एक क्रांति हो जाएगी और वो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो बिहार का ये राजनीतिक इतिहास रहा है और ये सामाजिक इतिहास रहा है। उसी तरह की एक और क्रांति, एक और ज्वाला मैं फूटती हुई देख रहा हूँ बिहार की इसी पावन धरती से, और ये बिल्कुल तय है। और अगर ये तय नहीं होता तो ये जो घबराहट है, हर 10 दिन के बाद हमारे आदरणीय गृह मंत्री का बिहार दौरा और बिहार दौरे पे जाके जिस तरह की बातें करना, जिस तरह के ध्रुवीकरण की बातें करना, वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं घबराहट है जी। और ये घबराहट इन्हीं सारी चीज़ों में परिलक्षित होती है जी। तो लेकिन सर ये मान कर अली साहब एक चीज समझना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स से पहले एक चीज समझना चाहता हूँ कि जहाँ बिहार में हिंसा हो रही थी वो पटना से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर था। क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को वहां जाना पहले चाहिए था? प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए थी वहां। बिल्कुल। आप ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में दंगा हुआ था, कौन से मुख्यमंत्री, कौन से गृह मंत्री, कौन से प्रधानमंत्री जी वहां पे गए थे? जी। आपके नाक के नीचे हो रहा था। जी। दिल्ली देश की राजधानी है जी। और जिस तरह का बुरा दंगा और जिस तरह का फसाद हुआ, जितने लोग मारे गए और जितने लोग विस्थापित हुए जी, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं हुआ है बिहार में। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत दुखद है और बहुत निंदनीय है। कहीं ना कहीं लेकिन जाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जहाँ पर ये इतिहास नहीं, देखिए जो काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, आप देखिए कि 2 दिन के अंदर कंट्रोल हुआ, तीसरा दिन होते होते समाप्त हो गया। ये नहीं कि दिल्ली 10 दिन तक जलती रही और कंट्रोल तो छोड़ दीजिए, खाली एक दूसरे पर दोषारोपण। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आज की तारीख में नीतीश कुमार एक कुशल प्रशासक हैं और उन्होंने अगर कहीं पर किसी तरह की प्रशासनिक चूक हुई जिसके कारण ये हो गया तो उसको समय रहते और बड़ा डैमेज ना हो उससे पहले उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इसके लिए आपको और हम सबको उनको धन्यवाद करना चाहिए कि 2 दिन के अंदर वो दंगा कंट्रोल हो गया। जी। डॉक्टर इब्राहिम, अली साहब ने 74-75 की याद दिलाया। आप देखिए ना कि दिल्ली का दंगा कितने दिनों तक जलता रहा। देश की राजधानी में दंगा हुआ। ठीक है। डॉक्टर इब्राहिम, आपसे समझना चाहता हूँ, 75 की बात की, जेपी को याद किया अली साहब ने, लेकिन तब भी बिहार का एक बड़ा नेता जो पिछड़ा था, दलित था, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया था। क्या उसकी भरपाई इस बार हो सकती है, आपको लगता है? और क्या आपको लगता है कि जब देश में ऐसे मोटे तौर पे समझा जा रहा है कि हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, उस समय आप माइनॉरिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स करके लाल किले की तस्वीर लगा सकते हैं? लाल किले से भाषण देना थोड़ा मुश्किल काम है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल रखा सामने, और इसकी मैं इससे पहले ये कहूँगा कि जब भी किसी भी मतलब क्लैश की बात होगी तो जो कमज़ोर तबका है वो हमेशा उससे जद में आएगा, उससे चोट में आएगा जी। और एक बात और समझनी चाहिए कि कोई भी हार जो है, नेकलेस जो है, वो इतना मजबूत होता है, इसके मजबूत नहीं होता कि उसमें कितने हीरे हैं, बल्कि इसमें मजबूत होता है कि उसकी कमज़ोर से कमज़ोर कड़ी कितनी मजबूत है। अगर हमारे पास एक सोने का हार हो, एक हीरे का हार हो, और अगर हमारा सोने का हार जो है वो ज़्यादा मजबूत है और हीरे का हार जो है उसके अंदर एक कड़ी बहुत कमज़ोर है, तो वो टूट जाएगा। इसलिए जो मेजॉरिटी में है उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि क्या कहें, अगर वो अपने आप को बहुत मजबूत कर देंगे और मुसलमानों को या किसी पिछड़े तबके को बिल्कुल दबा देंगे तो वो देश जो है वो तरक्की करेगा या मजबूत होगा, बिल्कुल नहीं। और न सिर्फ उन लोगों को ये समझना चाहिए जो समझते हैं कि हम जो हैं
माइनॉरिटीज़ के या मुसलमानों के वोट के हकदार हैं, तो उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि क्लैश की राजनीति जो है वो कोई फ़ायदा देगी। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी की जान होती है, रूह होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि डेमोक्रेसी बाकी रहे और डेमोक्रेसी पनपे, और उसको बाकी रहने और पनपने के लिए ये ज़रूरी है हर शहरी को योगदान देना होगा। इस वक्त जो चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के सामने वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं। वो ये हैं कि कुछ लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को रिप्लेस करना चाहते हैं अपनी हठधर्मी से। ऐसे माहौल के अंदर सबको खामोश होके सर झुका के अपनी जिम्मेदारी को याद करना होगा। उसके अंदर यह है, छोटे भाई को मजबूत करो, बराबर करो, और बड़ा भाई जो है उसके साथ खड़े हो और आगे बढ़ो। ये सियासत होनी चाहिए, ये हक की सियासत, सच की सियासत बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आप अगर उन लोगों को देखें जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, किसी एक वर्ग को या मेजॉरिटेरियनिज्म को वो उठाकर और गलत तरीके से उभार कर, तो उनका मुकाबला इस तरह से नहीं किया जा सकता कि हम जो हैं वो अलग अलग होके एक होने की बात करें, बल्कि इस तरह से किया जाएगा उसका मुकाबला कि हमारे अंदर सच्चाई के लिए सिपाही खड़े हों। जो सच है चाहे वो कड़वा हो, उसको हमेशा सच के लिए खड़े हों। सच के लिए खड़ा होना जो है इस वक्त कुरान के अंदर कहा गया है, गीता के अंदर भी वही धर्म बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही रखा गया है। और सत्यमेव जयते जो है हमारे देश की जान है, दुनिया की आन है, उसको हमको बच्चे बच्चे में लाना है इस वक्त। और इलेक्शन को हमें अपनी ताकत बनाना, कमज़ोरी नहीं बनाना समाज की। ये क्या बात है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि कोई आफत आएगी। जी ठीक है। मेरे मित्र विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए। और कहूँ तो ये बहुत लखेड़ा साहब, सर आपके पास आता हूँ। लखेड़ा साहब, डॉक्टर इब्राहिम ने बहुत खूबसूरत बात कही कि हार को मजबूत रखने के लिए हर कड़ी को मजबूत रखना जरूरी है। एक भी कड़ी कमजोर होती है ना तो वो हार, वो माला जो है ना पूरी टूट जाती है। और दूसरी बात, मैं आपका ऑब्जर्वेशन बहुत फास्ट रहता है। जो आदमी 15 साल तक आपके साथ देश को आगे बढ़ाने में लगा रहा, वो 15 दिन में कम्युनल कैसे हो जाता है? ये नीतीश कुमार अचानक कैसे उनका डीएनए बदल गया? वैसे डीएनए पर सवाल आपने 2015 में किया था उन पर, फिर 17 में भूल गए थे। ये तो संगत का असर है विजय जी। मगर जहां तक आप कड़ी की बात की और बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया जी, ये कड़ी का काम सुनार का है जी, जो सारी कड़ियों को जोड़ेगा जी। वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है जी। जिस तरह महाराष्ट्र के सुनार ने, उत्तर प्रदेश के सुनार ने 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे में मजबूती से मामले को दबा दिया, वहां बंगाल में और अपने बिहार में जी 2 दिन तक, 3 दिन तक ये चीजें होती रही जी। गुजरात का नाम आपने नहीं लिया जी? गुजरात का नाम नहीं लिया, वडोदरा गुजरात में। हाँ, गुजरात की बात है, ये सब जगह का। अब सासाराम में या नालंदा में एक जगह और है, इन जगह पे जिस तरीके से दंगे भड़के, और हावड़ा में तो तीसरे दिन तक पत्थरबाजी हो रही है, और ममता जी जीएसटी के नाम पे धरना पे बैठी हुई हैं, और अभी कोई पकड़ा नहीं गया, मगर उन्होंने पहले ही कह दिया कि बाहर से लोग आके दंगा करते हैं बीजेपी आरएसएस पे। बड़ी बात यह है, रोजा अफ्तार रोजेदारों का महीना है, पाक महीना है, उनका अपना एक कार्यक्रम है। इसी महीने कई बार ये मौके कम आते हैं कि नवरात्र और रोजे एक साथ आए, ये मनाए जाते हैं और देश पहले से मनाता आ रहा है जी। मगर जब से ये कम्युनल और सेकुलर का शब्द आया है कि पहले बता दिया जाएगा, रूट तय होगा, भावनाएं आहत न हो, किसकी भावनाएं हो? इतना लंबा समय आपका भी अनुभव है और पूरे देश में मनाया जाता है। मगर नीतीश जी अगर दौरा भी करते, संवेदना जताते, बैठक लेते, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते, उनका कोई प्रतिनिधि जाता, उनके ट्वीट आते, सब कुछ आते, और वो दूसरी जगह भी जाते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी त्योहार को मनाने में भला किसी को क्या ऐतराज है? किसी की आस्था को कौन प्रभावित करेगा? मगर आप उन आस्थाओं का भी दुरुपयोग करें। उन पाक जो एक कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी आप लाल किला बनाए, देश आपका इंतजार कर रहा है, देश इंतजार आपके यू टर्न का कर रहा है, आप फिर जो दूसरा यू टर्न लेते हैं। और जो हमारे जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने नाम लिया जेपी साहब का, जेपी जैसा इतिहास जिनके नाम पे, ठीक है, वो तो याद दिला रहे थे बिहार के रेफरेंस में, वो कोई बात नहीं है। विनोद अग्निहोत्री साहब, आपको जेपी से लेकर आज तक नीतीश कुमार तक सब कुछ समझ आता है,
हम ये समझना चाहते हैं, पॉलिटिक्स की बात बाद में करेंगे। 4 राज्यों में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और गुजरात में जो दंगे हुए हाल में, ये दंगों को नियंत्रण करना सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। किसने कैसे किया वो आपको सबको पता है, लेकिन उसको नियंत्रण से काबू पाने से पहले हम पॉलिटिक्स करते हैं। सब पार्टियां जो सरकार में हैं वो भी, जो नहीं है वो भी। एक मुख्यमंत्री कह रही है कि राम और वाम मुझे बदनाम कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री जो है वो इफ्तार में चले जाते हैं, दंगे पीड़ित क्षेत्र में नहीं जाते, दूसरे मुख्यमंत्री हैं वो लगे हुए हैं दूसरे काम करने में, और पार्टियां जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। कैसे चलेगा ये सब? देखिए विजय जी, दुर्भाग्य की बात है कि भारत में दंगों को लेकर राजनीति बहुत पहले भी होती रही है जी। दंगे और राजनीति का एक ऐसा अजीब सा संबंध बना हुआ है यहाँ पर देश में। 47 के बाद जब देश आजाद हुआ तो बंटवारा हुआ था, कई जगह दंगे हुए थे, कत्लेआम हुआ था दोनों तरफ। उसके आफ्टरमाथ को लेकर के 60, 65, 70 दशक तक जगह जगह छिटपुट कई बार शहरों में दंगे होते रहे जी। फिर उसके बाद मामला थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन 80 के दशक में फिर दंगे शुरू हो गए। अभी आज आपके चैनल में आने से पहले मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, चर्चा कर रहा था जिससे देर हुई कि वहाँ 1987 के मलियाना के कांड पर जो फैसला आया है, जिसमें बरी कर दिया गया मलियाना वाले मामले में, हाशिमपुरा पे तो खैर सजा हो गई थी, उस पर चर्चा हो रही थी। वो दंगा भी हमने कवर किया है। तब भी दंगे पर राजनीति हो रही थी, तब कांग्रेस की भीतर की राजनीति हो रही थी। उस समय मोशराक किदवई और वीर बहादुर सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच में तनातनी थी। तो सर एक चीज, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो उस पर राजनीति। विनोद जी एक शब्द, विनोद जी आपसे एक शब्द को समझना चाहता हूँ। जो हम दंगों को कम्युनल राइट्स कहते हैं, क्यों ना इनको पॉलिटिकल राइट्स कहने लगे? नहीं, अब वो शब्दावली बदलने का काम आजकल, अब तो इतिहास भी बदला जा रहा है, तो कुछ हो सकता है शब्दावली भी बदल जाए तो पॉलिटिकल राइट कह दें या वो। लेकिन बेसिकली तो कम्युनल राइट इसलिए कहा जाता था कि 2 कम्युनिटीज के बीच में हिंसा होती थी, इसलिए कम्युनल राइट कहा जाता था जी। राजनीतिक दल खुल के तो आमने सामने आते नहीं तलवारें लेकर के जी। वो तो दंगों की आग पर रोटी सेकते हैं जी, और एक ब्लेम गेम शुरू होता है। मैंने कहा 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उस पर किस तरह से रोटियां सेकी गई दोनों तरफ से। एक पक्ष को बहुत फायदा हो गया, दूसरे को नुकसान हो गया। भागलपुर दंगे में भी सेकी गई, मलियाना हाशिमपुरा में बहुत हुआ, गुजरात में जो हुआ उस पर भी सेकी गई, 84 के दंगों पर आज तक सेकी जा रही। तो दंगों पर इस देश में राजनीति की रोटियां बहुत तरीके से राजनीतिक दल सेकते हैं। ये सही बात है कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, प्राथमिक रूप से राज्य सरकार की, कोई भी सरकार हो, किसी दल की सरकार हो, वो होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि दूसरे राजनीतिक दल जो सत्ता से बाहर हैं, सत्ता के साथ हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि आग को हवा देने के बजाय उसमें पानी डालने का काम करें। लेकिन भारत में क्या होता है कि जो दल विपक्ष में होता है वो तुरंत आग में हवा देने लगता है, घी तेल डालने लगता है, पानी के बजाय उसके जग में या बाल्टी में घी या तेल आ जाता है आग और भड़काने के लिए। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। भाषण हमारे सारे नेता बहुत अच्छे देते हैं, चाहे वो जनसभाओं में दें, चाहे वो टेलीविजन चैनलों पे दें, चाहे कार्यक्रमों में दें, बहुत अच्छा लगता है कि इस देश में इनसे ज्यादा आदर्शवादी कोई है नहीं। लेकिन व्यवहार उनका बिल्कुल उसके उलट होता है राजनीति में, और यही वजह है कि दंगों की समस्या, सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा, जो इस तरह की सामाजिक विभाजन की और ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं इस देश को अंदर ही अंदर बांट रही है। भले आज हमको न महसूस हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह समाज में एक विभाजन गहराता जा रहा है और उसके लिए सब जिम्मेदार हैं, वो लंबे समय तक देश के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मेरी आशंका गलत साबित हो, मेरी तो प्रार्थना यही है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं वो मैं बयान कर रहा हूं। जी फैसल साहब, एक ब्रेक पर जाने के वक्त है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहता हूं। विनोद जी ने कहा कि प्राथमिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, इस पर कुछ बोलना चाहते हैं? छोटा सा कमेंट, फिर मैं ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद जी, प्राथमिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, उसको मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे से निभाया। मुझे इस बात पर आश्चर्य लग रहा है कि आप ये क्यों जोड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री अफ्तार में गए। आपने को ये भी याद होगा कि जब दिल्ली जल रही थी तो कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे थे।
तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई दंगा हुआ है उसको निपटाया गया, बहुत जल्दी निपटाया गया। इस तरह से नहीं निपटारा हुआ जैसे गुजरात में हुआ है, इस तरह से नहीं निपटारा हुआ जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, इस तरह से नहीं निपटारा हुआ जैसे 15 दिन तक दिल्ली जलती रही। लेकिन अगर किसी धर्म का कोई ये है और अवतार है तो उसमें अगर चले गए तो उसको उससे जोड़ के देखना, मुझे इस पे एतराज़ है। जी, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहे ना भाई भाई। सेकुलर दुकानों में कम्युनल पकवान का धंधा शुरू कर रखा है। नीतीश कुमार जी देश को लीड करेंगे, नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट करेंगे। वहाँ जगह खाली नहीं है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं दंगों की राजनीति पर और क्या मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर सत्ता हासिल की जा सकती है देश में, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, डॉक्टर इब्राहिम साहब हैं हमारे साथ, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, सैयद फैसल अली साहब हैं, सतीश लखेड़ा साहब हैं। आप सबका एक बार बहुत स्वागत है। सतीश जी, आपसे समझना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आरएसएस प्रमुख भी बार बार इस बात को चर्चा करते हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। लेकिन जब भी कोई दंगों की बात होती है या कोई बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी या आपके जो मित्र लोग हैं उसमें से कुछ लोग इस बात का पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना की कोशिश करते हैं और दूसरा थोड़ा सा जहर फैलाने की कोशिश भी करते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है, सामाजिक जहर। विजय जी, सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र के साथ काम किया जा रहा है, इन 9 सालों में कहीं किसी के साथ भेदभाव दिखाई दिया होगा? केंद्रीय योजनाओं में अगर शौचालय बने या सबके लिए अन्न सुरक्षा आई या वैक्सीन की बात हुई, कोई बात केंद्र सरकार की एक एक व्यक्ति के लिए, भारत के नागरिक के लिए। सर वो सरकार की बात है सतीश जी, बात हम कर रहे हैं कि जब कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तब आप वहां खड़े नहीं दिखाई देते, ऐसा आरोप लगाया जाता है। निजी जीवन में विजय जी, आप मैं हूं या अग्निहोत्री जो हो या जो हमारे और विद्वान हैं, हम सब का आपसी समन्वय और ताना बाना आप हम सब समझते किस तरह का जीवन जीता और सब धर्मों के साथ है जी। मगर जब राजनीतिक माहौल के लिए जब दंगे कराए जाते हैं, दंगाइयों के साथ खड़ा सरकार दिखती है या कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, गृह मंत्री का सासाराम दौरे से पहले 144 लगा के दौरा कैंसिल कराने की बात होती है और आपका एक दौरा भी नहीं होता। देश के गृह मंत्री आने वाले हैं, आपके राज्य के, भारत एक ढांचा है, राज्यों का केंद्र का संबंध, अलग देश नहीं है, मगर आपकी संवेदना इस तरह की कि आप उस दौरे को गंभीरता से नहीं लेते हैं और 144 लगने के बाद आपका दौरा नहीं हो रहा। आप कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है जो बंगाल में हो रहा है, क्योंकि नीतीश जी का और ममता जी का मुस्लिम वोट के लिए चैंपियन बनने की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसके कारण मुस्लिम समाज तो पिस रहा है, मगर इसका फायदा उनको चुनाव में कितना होगा, कितने वोट बैंक की खेती पैदा होगी, ये वो लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप कहीं भी एक राज्य में कहीं पर देखिए, जिस पालघर में इनकी कांग्रेस समर्थित सरकार में साधु संतों की हत्या हुई, आज की स्थिति में जब दंगा हुआ किस तरीके से 2 घंटे में हो गया और बार बार 10 दिन और 12 दिन दिल्ली की बात की जा रही है। आप इस दिल्ली में रहते हैं, हम इस दिल्ली में रहते हैं, 36 घंटे में चीजें ठीक हो गई, 10 दिन तक कहां दिल्ली जलता रहा जी। आम आदमी पार्टी का एक सभासद जिसके यहाँ से सारा कुछ मामला पकड़ा गया, जिसकी छत से सारा सामान पकड़ा गया, सारा एक्सपोज हो गया कौन लोग थे, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। और वो भी तब किया गया था जब विदेश के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे और दिल्ली आने वाले थे, तब भी प्रायोजित दंगा था। इसलिए जब सरकारें दिखती है कम्युनल और सेकुलर के नाम पर, तब ऐसी परिस्थितियां होती हैं और तब वोट बैंक धर्म में बढ़ता है जी। डॉक्टर इब्राहिम, असली बात यह है कि कोई भी पॉलिटिक्स करे लेकिन पिसता तो जो पिछड़ा गरीब आदमी है वो है। दंगे होंगे तो मुसलमान पिसेंगे, गरीब जो हिंदू है वो पिस रहा है। और यदि इस पॉलिटिक्स का फ़ायदा देखूं तो मैं समझ रहा हूं, पिछला 2019 का इलेक्शन देख रहा था तो 2019 के चुनाव में जो 80 सीटें मानी जा रही हैं कि मुस्लिम डोमिनेंस वाली या माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली सीटें, उसमें 58 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो फिर क्या फ़ायदा हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है? कहीं ये तो नहीं कि इससे ज़्यादा एंटी पोलराइजेशन हो रहा है? डॉक्टर इब्राहिम। जी जी जी
आवाज़ ज़रा कट रही थी तो आवाज़ जी। नहीं आ पाई, लेकिन खैर मैं बताता हूँ। जी। मैं इसके ऊपर जाना चाहूँगा कि जो पहले आपने कहा था कि पॉलिटिकल रॉयट्स, तो अगर इनका नाम दे दिया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसलिए कि क्या कि देखिए, एक तो यह है कि जो भी सत्ता में आजकल सत्ता का जो दौर है वो ऐसा है कि वो डेटा को बहुत फज करता है, उसको बहुत बिगाड़ता है, छुपाता है। जहाँ जहाँ भी कोई माइनॉरिटी का मुसलमान कोई मारा सताया जाता है तो उसको कम्युनल रॉयट के अंदर उसको अगर दर्ज करती है पुलिस या कम्युनल इंसिडेंट में, तो उससे उसकी जवाबदेही आती है। उसको अब वो दूसरे नामों से दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, जहां एक पार्टी जो है वो ज़्यादातर पावर में है। एक तो ये बात गलत है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि पॉलिटिकल रॉयट्स को कहा जाए उसको, तो वो पॉलिटिकल, एक अफसोस की बात यह है कि ये जो है कम्युनल रॉयट्स जो हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना राइट समझ लिया है, पॉलिटिकल राइट्स समझ लिए हैं। इलेक्शन आने से पहले उनको ये रॉयट्स कराने उनका राइट बनता है, तभी वो पावर में आएंगे। ये जो सोच है और इसकी सोच के जो हामी भरने वाले लोग हैं, वो अपने आप के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, समाज के साथ और देश के साथ। और जब तक इसको नहीं चेक करेंगे और जब तक इस पे कोर्ट और इलेक्शन कमीशन नहीं भारी तौर पे आएगी। अभी हमारे यहाँ एक इतना बड़ा नेता राहुल गांधी, उनके ऊपर जिस बात को लेके उनकी सदस्यता रद्द की गई, अब इस वक्त ये ज़रूरी है कि इस एग्जाम्पल को समझ के हर जहाँ किसी पार्टी के, जो सत्ता पार्टी है सेंटर में, कहाँ इनके जो लोग हैं, जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं जगह जगह, उनको लोग जो है कोर्ट में ले जाएं और उनको उनकी सदस्यता रद्द कराएं, क्योंकि ये तो एक भरावा है। मतलब आप इस वक्त देखें, एक ज़माने में ये कहा जाता था कि कुछ देश जो हैं वो वायलेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप बड़े अफसोस की बात है कि अब इंडिया का नाम उसमें आ रहा है, और बड़ा मतलब हम लोग क्यों अपने देश को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। इंग्लैंड के अंदर राइट करा दिए, कहीं और कुछ करा दिया, जबकि आप देखें नेपाल के अंदर कम्युनल मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है। मतलब ये पूरा एजेंडा जो है, रमज़ान से पहले लोग न तो नमाज पढ़ सकते हैं अपने घरों तक में सेफ नहीं है, मस्जिदें तो दूर की बात है, अपने घरों में भी कर रहे हैं। तो और उन्हीं जगहों में जहाँ एक पार्टी जो सेंटर में भी पावर में है, वो पार्टी उसके मुख्यमंत्री हैं, वहाँ ये धड़ल्ले से हो रही। मेरे पास अभी भी कुछ दिनों पहले खबर आई कि लोग नमाज पढ़ लें, मस्जिद के बाहर आके लोग बलवा करना चाह रहे हैं। ये आखिर रमज़ान का महीना, कम से कम एक महीने के अंदर इबादत का महीना, उसके अंदर इबादत के लिए भी आप उसको वो करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए। ये हांडी कब तक गर्म करेंगे इस तरह से? ये बहुत अफसोस की, शर्म की बात है। इसके अंदर जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उनकी होती है जो जहाँ सत्ता में हैं, वो इस बात को समझें, और जो देश में सेंटर में सत्ता में है, उनको तो सबसे ज़्यादा इस बात को समझना पड़ेगा। और ये ढकोसला नहीं चलेगा कि ये पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, ये पॉलिटिकल राइट्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के। इसको कोर्ट को, समाज को मिलके इन लोगों को अंदर करना चाहिए, जो ये लोग ये करते हैं उसको इस्तेमाल विनोद जी के पास और ये कभी भी नहीं समझा जा सकता कि क्या कहें, ये कोई तरीका हो सकता है कि कोई भी समाज का हिस्सा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो किसी अलग भावना से लेके कहीं सत्ता में आ सकता है। अलगाव की भावना, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे वो माइनॉरिटी में हो, वो जीवन की भावना से, जो जीवन का सत्य है उसका। जी सतीश जी, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? मैं विनोद जी के पास आना चाहता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ बड़ा दुर्भाग्य की बात है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इस वातावरण का चित्र खींचा जा रहा है। आप उन 2 राज्यों की बात कीजिए जहां खुलेआम बोला जा रहा है कि आपने रूट क्यों बदला, मुसलमानों की भावनाएं आहत ना हो। अरे आपकी कितनी लंबी आयु, हम तो बहुत बच्चे हैं और आपके सामने आज तक इतने लंबे समय से देश अपने उत्सव मनाता रहा। ये कुछ ही समय से भावनाएं आहत होने लग गई, और वो भावनाएं आहत तभी होती कि जब उस माइंडसेट की सरकार होती है, या वो माइंडसेट ऐसे तत्वों को प्रश्रय देता है। और राज्यों में क्यों नहीं होता है? अभी गृह मंत्री जी ने कहा दंगा करने वालों को उल्टा लटका दिया जाएगा, उससे भावनाएं, अरे दंगा करने वाला दंगा ही होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। जब कहा कि देश के गद्दारों को एक मंत्री ने नीचे से आवाज आई तो कहा कि ऐसा क्यों। विजय जी, जो गद्दार है, गद्दार के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, और गद्दार किसी जाति धर्म का नहीं होता है। इसलिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और किसी कौम के विद्वान लोग, अच्छे लोग जो आइकन है, उनके द्वारा गैर जिम्मेदार बात की जाएगी तो नीचे तक संदेश खराब जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात। ठीक है विनोद जी, इब्राहिम साहब तो मुझसे आगे गए। मैंने पॉलिटिकल राइट कहा, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टी जो है रॉयट्स को राइट समझने लगी है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि
राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई डिफेमेशन में, मानहानि में, लेकिन उसके बाद भी हमारे नेताओं की बयानबाजी कम नहीं हो रही। देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता गई कैसे गई उस पर बहुत हम लोग बहस कर चुके हैं जी, और तमाम नेताओं की सदस्यता जा चुकी है तमाम आपराधिक मामलों में। तो क्या राजनीति में अपराध कम हो गए जी, या अपराधियों का राजनीति में आना कम हो गया जी, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं? तो ये तो समाज का एक सिस्टम है। हत्या पर फांसी भी हो जाती है, लेकिन हत्याएं थोड़ी कम हुई। दहेज के खिलाफ कानून है, सजाएं भी हुई है, लेकिन दहेज के तो मामले आते हैं। महिलाओं के खिलाफ तमाम सारे कानून, रोज अत्याचार खबरें आती है, जो बड़े सख्त कानून है, सजाएं भी। तो ये तो अलग। लेकिन जहां अभी इब्राहिम साहब ने जो कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज राइट को राइट समझने लगी है, मैं इसको इब्राहिम साहब की बात काफी मतलब उन्होंने आगे जाके इस बात को कहा है। दरअसल क्या होता है, जब ध्रुवीकरण की राजनीति सत्ता दिलाने लगे, तो चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और चाहे जातीय ध्रुवीकरण हो, जब ध्रुवीकरण की राजनीति सत्ता दिलाने लगे और आपकी सत्ता को सुरक्षित करने लगे, तो रॉयट जो है राइट बनी जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो ध्रुवीकरण होता है वो तभी होता है। और ये ध्रुवीकरण की शुरुआत पहले बयानों से होती है, बयानों के बाद जो है फिर वो दंगों से, जब घटनाएं होती हैं। अभी सतीश जी कह रहे थे कि उत्सव इस देश में मनाए जाते हैं, बिल्कुल मनाए जाते हैं, उत्सव धर्मी देश है। लेकिन बचपन में हमें भी गलती थी रामनवमी की, लेकिन कभी नंगी तलवारें लहराते हुए रामनवमी की शोभा यात्रा हमने नहीं देखी जी, न दशहरे की देखी। हमने तो फूल माला बरसाते हुए, भगवान श्री राम के भजन गाते हुए और मालाएं देखी, और बाकायदा तय करके, और मुस्लिम इलाकों से भी गुजरती थी तो उनका स्वागत होता था, या लोग शांति के साथ उनको गुजरने देते थे जी। लेकिन तलवारें लहराते हुए या मस्जिद में घुसने की कोशिश करते हुए ऐसी शोभा यात्राएं हमने कभी नहीं देखी हैं। आपने देखी हो तो अलग बात है। मैं भी मतलब जो है उत्तर प्रदेश से ही रहने वाला हूँ और धार्मिक तमाम सारे आयोजन देखे हैं। रामलीलाओं में किस तरह मुसलमान सहयोग करते थे, मंच लगाने से लेकर के ड्रेस बनाना, मेकअप मैन, सारा जितने काम थे वो सब मुस्लिम करते थे। उनके नगाड़े, वाद्य यंत्र, और कभी कोई झंझट नहीं होता था। अब ये होता है कि एक फिल्म अभिनेता को इसलिए रामलीला के मंच से उतार दिया जाता है कि मुसलमान है। तो ये कौन सा हिंदुस्तान हम बना रहे हैं, ये कौन सा वातावरण हम बना रहे हैं? ये जो है, कर्नाटक में खाली आप 4% आरक्षण का इसलिए हटा देते हैं तो पिछड़े मुसलमानों का कि आपको मुक्का लिंगा और लिंगायत के वोट चाहिए, और फिर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो आप राजनीति कर रहे हैं ना उस नाम पर। जिस तरह से जो है एक तरफ पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ कर्नाटक में पिछड़े मुसलमानों का जो है आरक्षण खत्म कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब ध्रुवीकरण की राजनीति से सत्ता मिलती दिखाई देती है, और ये ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है एक जमाने में अपने समय में। आज हम लोग मौलाना हाशिमपुरा जब बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी, आज दूसरे दल कर रहे हैं, जाति ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति जब तक खत्म नहीं होगी, देखिए मुख्य बात यही है कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास बहुत अच्छा नारा है प्रधानमंत्री जी का, और वो नारा जमीन पर उतरना भी चाहिए। लेकिन जब जमीन पर तस्वीर ये होगी कि नंगी तलवारें लेके लोग शोभा यात्राएं निकालेंगे, कहीं जो है मस्जिद में घुसेंगे, कहीं किसी को गाय के नाम पर पकड़ करके जो है पीटने लगेंगे, वो करने लगेंगे, तो इन पर भी लगाम लगानी चाहिए सख्ती के साथ। और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है, राजनीतिक दलों की भी है। और अगर मुसलमानों की तरफ से मान लीजिए कोई हिंसा होती है या पत्थरबाजी होती है, तो उनके धार्मिक नेताओं की भी जिम्मेदारी है, उनके राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ जो है खड़े हों और उनको आइसोलेट करें समाज से। जब तक ईमानदारी से ये काम नहीं होंगे, जो पहले होते थे बड़े बुजुर्ग, दंगा पहले, ऐसा नहीं कि दंगे पहले नहीं हुए, लेकिन हमें याद है हर दंगे के बाद जैसे ही स्थिति थोड़ी सामान्य होने लगती थी, दोनों पक्षों के बड़े लोग मिलकर लोग आकर के शांति मार्च निकालते थे, आपस में भाईचारा मीटिंगें करते थे, इस तरह की चीजें प्रशासन के सहयोग से होती थी। अब वो सब दिखाई नहीं पड़ता उस तरह से। ठीक है, अब तो खाली खबरें ये आती हैं कि वहां पथराव हो गया, वहां गोली चल गई, वहां जो है तलवारबाजी हो गई, वहां हिंसा हो गई, वहां आग लग गई।
अब पिछले दिनों से हमें एक खबर नहीं मिलती कहीं शांति सद्भाव जी। की यात्रा निकाली जा रही हो, जी। कहीं जो है आपस में जो है लोग मिल करके से बातचीत कर रहे हो और तो खिलाफ जो है बयान दे रहे जी। हो या उनको आइसोलेट कर रहे हो समाज से, ये जब तक पहल नहीं होगी। और राजनीतिक दलों को, सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि देखिए देश रहेगा तो राजनीति भी चलेगी। ठीक, अगर देश ही नहीं रहा या लोकतंत्र ही नहीं रहा तो काहे की राजनीति चलेगी। इसलिए तो देश ये को समझते बचाइए, हैं कि समाज को राजनीति बचाइए, रहेगी तो देश भी लोकतंत्र चल, को बचाइए, देश ये भी जिम्मेदारी सबकी है। मुझे लगता है वो समझते हैं सर कि राजनीति रहेगी उनकी तो देश को भी रख ही लेंगे। फैजल अली साहब, सतीश जी ने कहा कि ये उत्सव धर्मी देश है, उत्सव मनाते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में, कुछ सरकारों में, कुछ इलाकों में ही ये भावनाएं आहत क्यों होती हैं? उनका सवाल गहरा है, पॉलिटिकल भी है। और विनोद जी ने एक बहुत शब्द गहरा काम में लिया, ईमानदारी से प्रयास। देखिए, सही बात है, विनोद जी ने बहुत समझदारी से और बहुत ईमानदारी से बातों को रखा है, उसके लिए उनका धन्यवाद। देखिए, एक बात समझने का है कि कुछ राज्यों में कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी ज़्यादा है, उसके बहुत सारे सामाजिक, ऐतिहासिक व राजनीतिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। अभी समय इस बात का है कि जिस तरह से पोलराइजेशन हो गया है, जिस तरह से कम्युनल डिवाइड हो गया है, जिसकी तरफ समझ साहब भी इशारा कर रहे थे और विनोद जी ने बहुत व्यापक तरीके से उसको कहा, वो भरने की कोशिश करना चाहिए। मैं बहुत आपको सच्चाई से ये बात कह रहा हूँ त्रिवेदी जी कि सरकार के तरफ से भी जिस तरह का, देखिए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मिट्टी में मिला दूंगा, उल्टा टांग दूंगा, ये कर दूंगा, ये सरकार की भाषा नहीं होती है। सरकार एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है जिसका काम है न्याय परक बातें करना, ना कि इस तरह की बातें करना जो लगे कि कोई गृह मंत्री या कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, कोई आम आदमी या जिसको कुछ ये ऐसी बात करनी है वो कर रहा है। इससे सरकार नहीं चलती है, इससे सरकार समाज में सद्भाव नहीं आता है, इससे और मन मुटाव और दुराव और घाटियाँ बढ़ती हैं। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो एक रंगी हो, या हम ऐसे भारत की परिकल्पना जो महात्मा गांधी ने की थी, अम्बेडकर ने की थी, हमारे सारे पुरखों ने की थी, जो सतरंगी था, उसको देखना चाहते हैं। हमेशा भारत सतरंगी रहा है, गंगा जमनी तहजीब का मुल्क रहा, और हमेशा हम लोगों ने रामनवमी और रमज़ान, हमारे शहर में जहाँ से मैं आता हूँ, या ये कहिए जहाँ से मैंने पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वहाँ भी मैंने देखा हर जगह कि रामनवमी है, फैसल साहब भी शामिल है। फैसल साहब, मुश्किल ये है कि आप बात बहुत अच्छी करते हैं फैसल साहब, रमजान, लेकिन बात यह है कि सुनिए, एक छोटी सी बात मेरी सुन लीजिए कि आप बहुत अच्छी बात करते हैं, विद्वान लोग हैं, लेकिन ये बात अपनी सरकारों को क्यों नहीं समझाते हैं? एक चीज कह लेने दीजिए मुझे, एक चीज मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए अब स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि अब काउ विजिलेंटे ग्रुप्स हो गए हैं, उसके बाद उसके नाम पे किस तरह की धोखाधड़ी, किस तरह की मारकाट हो रही है हरियाणा में, और स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए सब सामने आ गया। वो एक गिरोह, एक माफिया बन गया है। लेकिन उसको भी आप छोड़ते हैं, जो प्रोसेशन हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। तो मेरी अपनी निजी राय ये है कि अगर ऐसी स्थिति है और उसको एकदम दोष मानना है कि किस पर हुआ है और कौन उसके लिए जिम्मेदार है, कभी कहा जाता है मस्जिद से नीचा चला, कभी कहा जाता है कि मंदिर जो जुलूस वाले थे उन लोगों ने तलवार भांजी। बेहतर होगा कि प्रशासन की ओर से और हम लोग जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं या जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो अब चूँकि इतनी खाई चौड़ी हो गई है कि हर प्रोसेशन, हर जुलूस के पहले वहाँ पर वीडियोग्राफी करवाइए, हर जगह सरकारी तौर पे नियुक्त या प्राइवेट तौर पे नियुक्त फोटोग्राफर्स, वीडियो फोटोग्राफर्स हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए कि हम लोग को जो वीडियोस मिलते हैं कि कोई मस्जिद के गुंबद पे चढ़ गया, किसी ने जाकर के कुरान के साथ कुछ हरकत कर दी, तो ये कहीं ना कहीं उसको और विचलित करता है और आग को बढ़ाता है। अभी समय है कि हम लोग आग पर पानी डालें और सोच समझ के हिंदुस्तान को 21वीं सदी का वो हिंदुस्तान जो वैश्विक शक्ति बनना चाह रहा है, वो एक रंगी तरीके से नहीं बनेगा, वो बहुरंगी तरीके से बनेगा, सतरंगी तरीके से बनेगा। एक रंग का जो नारा है, इस यही सारे फसाद की जड़ है। इसको हम लोगों को समझना होगा और कहीं ना कहीं संयम हर तरफ से रखना होगा। ठीक है डॉक्टर समद, आप क्या सिफारिश करते हैं, क्या सुझाव देते हैं, क्या आपकी सलाह है, सलाहियत क्या है आपकी, क्या कर सकते हैं? देखिए टीवी प्रोग्राम पर तो सब बहुत अच्छी बात करते हैं, इसमें कोई बुरी मैं तो फिर सबसे ज्यादा, लेकिन जमीन पर मुझे दिखता ही नहीं है सर, क्या करूं मैं? जी मैं सबसे पहले और जी
मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि क्या कहें, आपने जो फिर दोबारा जो बात कही थी कि वो पॉलिटिकल राइट्स की बात, पॉलिटिकल राइट्स की बात, उसको गंभीरता से जो लोग समझ सकते हैं, समझते हैं, और जो बच्चे उसके अंदर उसको अपनी गंभीरता से लेते हैं, वो उसको लेके आगे निकलें और वो बोलें। उनके बोलने का वक्त है। तुम मौन रहे जग मौन रहा, तुम बोल उठे जग बोल उठा। वो बोलें जो खामोश हैं आज, सच्चे हैं, अच्छे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि लाल किले से, हमारा इतने दिन हो गए भारत को आज़ाद हुए, लाल किले पे कोई बिहार का बच्चा भी हमारा हमको भाषण दे वहाँ से। और ये बिहार जो है ये वो सूबा है जिसने हमको इतना कुछ दिया, इतनी उम्मीद है उससे हमें, क्योंकि वहाँ किलेबंदी हो रही है, पॉलिटिकल सेंस इतनी है, इतनी अच्छी है। जी जी ठीक है जी। मैं ये चाहूंगा कि बिहार के बच्चे के अंदर जो पॉलिटिकल सेंस है उसको वहाँ के लीडर खास तौर से जी 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 ठीक है जी, वहाँ के लीडर ख़ास तौर से इस बात को लेके चलें कि वो अपने बच्चों को दिल जोड़ने वाला सिपाही बनाएं, दिल जोड़ने वाली सियासत करना सिखा दें। अब बिहार का नारा हो, हमको दिल जोड़ना है, और उसी में भारत भी रंग जाए और वही हम सबका रंग बन जाए। जी लखेड़ा साहब, डॉक्टर समाद और विनोद जी जो बातें कर रहे हैं ना, उनका तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो जिनका कोई काम नहीं वो तो अच्छा बोल ही सकते हैं। आप बताइए कि इसके बीच का रास्ता क्या है, कि आपका भी रास्ता, आपकी पॉलिटिक्स भी चलती रहे और देश भी चलता रहे। नहीं, दोनों ने बड़े सेलेक्टिव उदाहरण दिए। हाँ, लेकिन आप कर नहीं सकते नहीं है। विजय त्रिवेदी जी, चुनाव में वीडियोग्राफी होती है ना, नहीं वो सही है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। प्रोसेशन की वीडियोग्राफी करवाइए। जी जी। इसलिए दोनों ने उदाहरण दिए कि तलवार लेके चल रहे हैं और मस्जिदों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसे तत्व हैं और हो सकते हैं, कोई उनका साथ नहीं देगा। उनकी जो सजा कानून में देनी चाहिए जी। मगर जिन घरों में पत्थर इकट्ठे थे, दिल्ली में हुए, करौली में हुए, 1 साल पहले रामनवमी के जुलूस में जो मतलूब था, दोषी था, आज तक फरार है। राजस्थान सरकार ने हाथ नहीं डाला वोटों के चक्कर में। अरे कोई मुसलमान अपराधी मुसलमानों का आइकन कैसे हो सकता है? मगर इस देश में ऐसा गढ़ा गया कि बाटला हाउस कांड पे सोनिया जी रात भर सो नहीं पाई, लोग आतंकवादियों के लिए आजमगढ़ जाते रहे। मगर अपराधी दूसरे दलों में आइकन हो सकते हैं। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, भाजपा का आइकन हो सकते हैं। विजय जी, आप इनको भी समय दे दीजिएगा। ठीक है जी। हाँ, मगर जब अब्दुल कलाम जैसे बड़े हीरो के नमाजे जनाजा में, ये जनाजे क्या शब्द बोलते हैं आप बेहतर करेंगे, उसके लिए लोग नहीं गए। क्यों? वो आइकन नहीं थे, हीरो नहीं थे, वो डेमोक्रेट थे। मुसलमान लगना चाहिए जो मुसलमान हो, वो मुसलमान टाइप का। आप ऐसे हीरो क्यों गढ़ते हो? अब्दुल हमीद को हीरो क्यों नहीं बोलते हो? मगर जब अतीक अहमद, अबू सलेम को बोला जाएगा, मिट्टी में मिला दूंगा, किसके लिए बोला? मगर किनको बुरा लग रहा है? उदाहरण भारत में क्यों दिया जा रहा है? अरे अपराधी के लिए बोला जा रहा है। जो अपराधी होगा, जो अपराध करेगा, हिंदू हो, मुसलमान हो। ठीक है सतीश जी, वक्त नहीं है। विनोद जी, एक आखिरी कमेंट, फाइनल कमेंट आपसे से आता हूं। जो सबसे बात हो गई, लेकिन सतीश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द कह दिया। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, वक्त नहीं है सर, छोटा सा। जी जी बोलिए फैसल साहब। हाँ, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आइकन क्रिमिनल्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दंगाई का और बलवाई का कोई नहीं होता, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये हर पर लागू होना चाहिए। हाँ, क्या ये संभव है कि जो सब पर लागू होना? ये सब बातें सब पर लागू। 10 टॉप माफिया कौन है यूपी? ठीक है, उसका नाम जारी कर दीजिए। जी विनोद जी, हमारे भगवान, ये बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया। लेकिन जो सतीश जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मगर। ये मगर का क्या इलाज है? नहीं, बस जरा शब्द दोबारा बताइए। वो मगर कह रहे हैं कि मगर ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो है ना, ये जो लेकिन शब्द, लेकिन तो परंतु जो है वो तो हमारी राजनीति और उसका बहुत बड़ा एक सच है। लेकिन सतीश जी ने एक बात कही, सिलेक्टिव उदाहरण की बात कही। जी देखिए, सिलेक्टिव तो हर तरफ है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ मामलों में आप सिलेक्टिव है, कुछ मामलों में दूसरा पक्ष सिलेक्टिव है। जी आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि करौली का उदाहरण दिया आपने, राजस्थान। जी लेकिन आपने उसका उदाहरण नहीं दिया जो बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की हत्या करने वाला जब वो निकला तो कैसे स्वागत किया गया उसका। ठीक है, एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या करने वाला जरूर बोलता, इसलिए सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। कोई हो, मैं आज वो कहाँ है जरूर। तो मैं कह रहा हूँ कि दिक्कत यही है कि हम सब सिलेक्टिव हो जाते हैं। अगर हम एक पक्ष के साथ हैं तो अपने पक्ष की तरफ से आंखें मूंद लेते हैं और दूसरे पक्ष की बात करते हैं। ठीक है, ये जो अप्रोच है राजनीतिक दलों की भी, पत्रकारों की भी, विश्लेषकों की भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी सबसे बड़ी जड़ यही है। अगर सब एक स्वर से
इस बात के लिए सेलेक्टिव की बजाय हम सब लोग कलेक्टिव हो जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। समद साहब, सतीश लखेड़ा साहब, विनोद अग्निहोत्री जी और फैसल अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या माइनॉरिटी से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। इस पर 43% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 57% यानी 57% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, विद्वत पैनल की बात सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। टोपी पहनना, टोपी उछालना और टोपी पहनाना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं, पर आजकल के नेता तो इन तीनों में माहिर हैं। यानी वो टोपी पहनते भी हैं, टोपी उछालते भी हैं और टोपी पहनाते तो हैं ही। टोपी पहनकर नेता झट से सेक्युलर बन जाते हैं, टोपी उछालकर अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सर फोड़ देते हैं। टोपी पहनाना तो आप जानते ही होंगे साहब, जो आपको चुनाव दर चुनाव पहनाते रहते हैं। इन नेताओं के पास हर तरह की टोपी है, मॉडर्न है, ट्रेडिशनल है, लिबरल है, रीजनल है और रिलीजन वाली टोपी। थोड़ी थोड़ी देर में हर किसी में अपना सर घुसाकर ये नेता अपनी सियासत चमकाते हैं। ये अलग बात है कि रिलीजन वाली टोपी नेताओं को ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो कभी तिलक लगा लेते हैं तो कभी टोपी। टोपी और तिलक के इसी फासले को शायद सियासत कहते हैं। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।